चलिए शुरू करते हैं विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री एक ही बार बनेगा या 2 बार, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाएंगे अगर टाइम सिचुएशन देखेंगे तो, ठीक है। तो चलिए, और वर्ल्ड हिस्ट्री ख़त्म करके इसका भी मॉक टेस्ट चलवाएंगे। जैसे पॉलिटिकल का मॉक टेस्ट चल रहा है उसी तरह ज्योग्राफी का उसका भी मॉक टेस्ट चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और हैं तभी हम हैं, ये हमेशा स्लोगन याद रखिएगा, क्योंकि मेरे लिए आप हैं तभी हम हैं। इसे पार्ट बाय पार्ट करते हैं और मैं बता दूं कि आप बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा। चलिए, और इसे ध्यान से पढ़ेंगे और सिर्फ आप सुनिएगा, मैं याद करवाने का गारंटी लेता हूँ। इस बुक से मैं बता दूं कि कई एग्ज़ाम करेक्ट किए गए हैं इस बुक से, सिर्फ इस बुक से। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने ऑफलाइन बता चुका हूँ, ऑनलाइन आप ट्राई करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोई भी एग्ज़ाम देके आइए। चलिए शुरू करते हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं पुनर्जागरण की बात होगी तो पुनर्जागरण जैसे ही होगा, यूरोपियन पुनर्जागरण की बात करेगा तो हम इटली को याद रखेंगे। किसे याद रखेंगे? इटली को याद रखेंगे। तो यूरोपियन पुनर्जागरण शुरू हुआ इटली से। और सवाल पूछता है कि पुनर्जागरण का केंद्र था हमारा इटली का कौन सा नगर? इटली का फ्लोरेंस नगर। फ्लोरेंस नगर जो है हमारा इटली का केंद्र था। मतलब इटली में फ्लोरेंस नगर जो है आपका केंद्र था। किसके लिए भाई? तो पुनर्जागरण का सेंटर माना जाता है। ये आप समझ गए, ठीक है। आपसे और पूछेगा क्या कि इटली जो है किस महान कवि को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना गया है? तो दाते को। दाते जो हैं एक कवि कहिए, लेखक कहिए, जो कह सकते कहिएगा, ये महान हैं, इटली के हैं, याद रखिएगा, जो कि पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है दाते को ही। ये सवाल आपसे पूछता है। और भी सवाल पूछता है कि दाते भाई लिखे क्या हैं? तो डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी के अगर लेखक पूछे कौन है तो दाते जी हैं। तो दाते जी क्या लिखे थे भाई? डिवाइन कॉमेडी। सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री से ये सवाल है, ठीक है। पुनर्जागरण का जो है मुख्य लक्षण क्या था? पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? तो हम जानते हैं तार्किकवाद एवं मानवतावाद। तो तार्किकवाद और मानवतावाद की अगर बात करें तो हम याद रखेंगे पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण था, ठीक है। प्रिंस के रचनाकार जो हैं कौन थे? तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, इनका नाम मैकियावेली। मैकियावेली जो हैं क्या लिखे थे? तो ये लिखे थे प्रिंस। पुनर्जागरण का जो है पुनर्जागरण का वैदिक अर्थ क्या है? तो पुनर्जागरण का वैदिक अर्थ ही होता है आंदोलन, क्रांति। समझ गए? तो अगर पूछेगा पुनर्जागरण मतलब कुछ नया बदलाव होना, तो उसे हम कहेंगे आंदोलन। तो वैदिक अर्थ आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा आंदोलन। इसका मतलब पूछ देगा क्या अर्थ है इसका, मतलब क्रांति होना, पुनर्जागरण, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने सिद्ध किया? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। उसी समय ये हुआ था, कोपरनिकस ने किए थे। कोपरनिकस ने किए थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन सिद्ध किया? कौन थे? तो कोपरनिकस थे। धर्म सुधार आंदोलन जो है किस सदी में शुरू हुआ? ये सब वर्ल्ड हिस्ट्री में ही सवाल बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। धर्म सुधार आंदोलन जो है किस सदी में शुरू हुआ? तो 16वीं सदी में शुरू हो गया था। आप पढ़े थे ही, 16वीं सदी में क्या हुआ था? धर्म सुधार आंदोलन हो गया। धर्म सुधार आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को। जो हम लोग भारत का पढ़े धार्मिक सुधार आंदोलन, वर्ल्ड धार्मिक सुधार हुआ था जो कि 16वीं शताब्दी में ही शुरू हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछेगा धार्मिक आंदोलन जो है जनक कौन है विश्व स्तर पे, विश्व इतिहास में अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा मार्टिन लूथर किंग को बताइएगा। अगर पूछे मार्टिन लूथर किंग ने बाइबल का अनुवाद जो है किस भाषा में किया? तो जर्मन भाषा में किए थे। तो आपसे पूछेगा, ये सवाल ऐसे नहीं पूछता है, ऐसे पूछता है कि जर्मन भाषा में जो बाइबल लिखा गया कौन लिखे? तो मार्टिन लूथर लिखे हैं। ये सवाल आपसे पूछेगा। आपसे ये भी पूछेगा कि अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता था? तो रेड इंडियन। ये सवाल इतना बार पूछा है हर एग्जाम में, स्टेट ले जाइए, सीटेट ले जाइए, रेलवे ले जाइए और चाहे बीपीएससी ले जाइए, रेड इंडियन के बारे में बहुत पूछा है, तो याद रखेंगे। तो अमेरिका के मूल निवासी को कहा जाता था रेड इंडियन। जो अमेरिका में रहते थे वास्तविक रूप से उनको रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण अगर पूछे क्या था? तो हम बताएंगे बोस्टन की चाय पार्टी। जैसे ही अमेरिका की क्रांति की बात होगी तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम के अगर पूछेगा कि कारण क्या था भाई कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हो गई, है ना, तो सवाल पूछेगा कि नहीं, तो हम बता देंगे बोस्टन की एक चाय पार्टी हुई थी। बोस्टन में एक चाय पार्टी हो रहा था, उसी में ये हो गया था, उसी समय से ये शुरुआत हो गई थी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, मतलब एक नया क्रांति शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो गया था। बोस्टन की चाय पार्टी का नेता कौन था पता है? तो बोस्टन का चाय पार्टी का नेता था सैमुअल एडमंड्स।
एडमस, याद रखिएगा एडमस। तो सैमुअल एडमस जो है क्या था, बोस्टन चाय पार्टी का नेता था। अब बोस्टन चाय पार्टी जो हुआ वो किस पे प्रभावित हुआ, तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में ये ज़्यादा भूमिका निभाया, क्योंकि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय जो है ब्रिटिश सेनापति कौन था पता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ इतना भयानक हारेगा अमेरिका में कि इसको भागना पड़ जाता है। फिर अब देखिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नेता कौन था। अब अंग्रेज इधर से था, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कब्जा किए हुए था वहाँ तो ये था सेनापति, लेकिन अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जो मेन लीडर कौन खड़ा हुआ था, वो जॉर्ज वाशिंगटन खड़ा हुआ था। अमेरिका ने कब पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया था, तो याद रखिएगा अमेरिका कहा था कि मैं पूर्ण स्वतंत्र हूँ। तो ये डेट पता है या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 4 जुलाई 1776 को ये जो है घोषणा कर दिया था। तो अमेरिका ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया 4 जुलाई 1776। और ये पूछा हुआ प्रश्न। अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने। तो आप सिंपली जान लीजिए जो आंदोलन कर रहा था, मुख्य नेता था जॉर्ज वाशिंगटन, वही तो बनेगा राष्ट्रपति। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति अगर पूछे कौन बना तो जॉर्ज वाशिंगटन। अब जॉर्ज वाशिंगटन तो बन गया और स्वतंत्रता की घोषणा भी अमेरिका कर दिया था 4 जुलाई 1776। अब चलते हैं, अमेरिका ने दास व्यापार पर जो है कब प्रतिबंध लगाया, तो 1808 में लगा दिया। 1808 में क्या हुआ पता है, 1808 में क्या हुआ कि दास प्रथा व्यापार, जो दास का व्यापार होता था उस पर क्या किया कि प्रतिबंध लगा दिया। तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया कि अब दास नहीं बनेगा कोई, समझ गए, तो 1808 में। अब देखिए अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बन गए, तो 1860 में अब्राहम लिंकन ने बन गए थे। तो अब्राहम लिंकन जो है क्या बने थे, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे 1860 में। पहला कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन। आपसे पूछेगा पूर्ण रूप से दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1883 ईस्वी में किसने किया, तो अब्राहम लिंकन ने। तो देखिए अगर आपसे पूछे दास जो व्यापार होता था उस पर प्रतिबंध लगाया गया था 1808 में, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। और जैसे ही अब्राहम लिंकन आया 1860 में, ठीक है, उसके बाद पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया, मतलब पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया 1873 में, जो कि अब्राहम लिंकन ही किए थे। समझ में आ रहा है कुछ। अब देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को हम कहते हैं व्हाइट हाउस। जहां राष्ट्रपति रहेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं उसे हम व्हाइट हाउस कहते हैं। बूथ ने कर दिया था, जॉर्ज विक्लिफ बूथ ने कर दिया था। तो जॉन विक्लिफ बूथ ने क्या कर दिया था, हत्या कर दी थी, किसकी, अब्राहम लिंकन के। कब, तो 4 मार्च 1865। बस सुनिए, याद हो जाएगा। अब देखिए आपसे सवाल पूछ रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी, तो सामंत जो है, सामंत बोलते हैं, सामंती व्यवस्था थी। कौन सा व्यवस्था था, सामंती व्यवस्था था। ये आप समझ गए। अब सवाल आपसे पूछता है कि फ्रांस की राज्य क्रांति जो है, फ्रांस की जो है राज्य क्रांति किसके शासनकाल में 1789 ईस्वी में हुआ था, मतलब 1789 में हुआ था। तो लुई 16वां के समय हुआ था। लुई 14वां नहीं, लुई 16वां, याद रखिएगा, लुई 16 के समय क्या हुआ था कि ये हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुआ था, राज्य क्रांति ऐसे बोलते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति अगर पूछे किसके शासनकाल में हुआ, तो 1789 ईस्वी में हुआ था, 1789 में हुआ था, और लुई 16वां के समय हुआ था। ये सवाल आप पूछेगा फ्रांस क्रांति का नारा जो है, फ्रांस क्रांति का या मतलब फ्रांसीसी क्रांति का नारा अगर पूछे क्या था, तो हम बताएंगे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। याद रखिएगा, फ्रांस की अगर क्रांति का अगर पूछ दे नारा, तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जरूर 3 याद रखिएगा, क्योंकि ये हम लोग प्रस्तावना में पढ़े थे, क्योंकि फ्रांस से ही लिए थे, है ना, अपने संविधान में। फ्रांसीसी क्रांति में कौन कौन दर्शकों का योगदान था, तो देखिए दर्शकों का कहने का मतलब कि क्रांतिकारी का। कौन कौन क्रांतिकारी ऐसे थे जिनका योगदान रहा फ्रांसीसी क्रांति में, तो उनका नाम है वाल्टेर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। तो वाल्टेर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू ये जो है फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य लीडर थे, कर्ता थे, ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, तो रूसो की रचना है। तो आपसे पूछेगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो हम बताएंगे रूसो का नाम लेंगे। ये सवाल आपसे पूछता है,
ये भी पूछता है कि रूसो मतलब किस क्रांति से संबंधित है, तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। ये सवाल याद रखिएगा। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, तो हम जानते हैं कार्लो बोनापार्ट था। तो नेपोलियन के पिता अगर पूछे फादर का नाम क्या है, तो कार्लो बोनापार्ट। ये सवाल जरूरी है याद करना। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था 1804 ईस्वी में बन गया था। तो नेपोलियन जो है सम्राट बन गया था 1804 में। और ये सवाल पूछता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रवाद फ्रांस में किसके द्वारा विकसित हुआ, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा हुआ था। देखिए इसके नेपोलियन बोनापार्ट इसलिए लगता है, बोनापार्ट इसके पिता का नाम है कार्लो बोनापार्ट। आपसे पूछेगा आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को ही माना जाता है। तो देखिए सर्वप्रथम राष्ट्रवाद अगर बात करें फ्रांस में, ये नेपोलियन बोनापार्ट शुरू किया था, विकसित किया था। और आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी इसी को कहा जाएगा, क्योंकि भाई विकास की क्षेत्र में काम करना शुरू किया था नेपोलियन बोनापार्ट ही था। अब देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि ट्राफलगर, क्या नाम है, ट्राफलगर का युद्ध जो है 1805 ईस्वी में किसके बीच हुआ था, तो इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट के बीच हुआ था। तो इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच जो 1805 में युद्ध हुआ, उस युद्ध का नाम क्या था, तो ट्राफलगर का युद्ध नाम था। आपसे पूछेगा कि वाटरलू का युद्ध जो है नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ, कब हुआ, तो जून, याद रखिएगा जून 1815 ईस्वी में हुआ। आपसे पूछेगा नेपोलियन को कैद कर कहाँ भेज दिया गया, तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे, सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। तो नेपोलियन को पकड़ लिया गया, और पकड़ कर क्या हुआ कि ऐसे जगह भेज दिए गए जो कि बहुत दूर कहिए द्वीप पे भेज दिया गया, जो कि सेंट हेलेना द्वीप नाम है, वहाँ पे इसको कैद कर लिया गया, मतलब इसे वहाँ रख दिया गया। अब इस सवाल को ध्यान से पढ़िए। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसका है, वाल्टियर किया था। तो वाल्टियर जी क्या बोले थे पता है, ये नारा पूछा हुआ है, ठीक है। वाल्टियर बोले थे, वाल्टियर बोला था कि 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम होता है, एक सिंह की तरह शासन करो, ये बोलने का मतलब है, ठीक है। तो वाल्टियर। आपसे पूछेगा कि इटली राष्ट्र का जन्म जो है किस वर्ष माना जाता है, तो 1860 में माना जाता है। 1860 में जो है इटली राष्ट्र का जन्म माना जाता है, इटली का, ठीक है। अमेरिका का तो आप पढ़ ही लिए है ना, फ्रांस का पढ़ ही रहे हैं, अब इटली का पढ़ रहे हैं। तो इटली का शुरू में पढ़े थे थोड़ा सा, क्योंकि यूरोपीय पुनर्जागरण शुरू हुआ था हमारा इटली से, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इटली राष्ट्र का जन्म तो हम पढ़ लिए 1860 में। अब इटली के एकीकरण का जनक जो है किसे माना जाता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं मेजनी को। मेजनी का पूरा नाम अगर आपसे पूछेगा तो जोसेफ मेजनी बताइएगा, जोसेफ मेजनी बता दीजिएगा, ठीक है। अब इटली का एकीकरण किसने किया, तो इटली का एकीकरण अगर आपसे पूछे तो काउंट काबूर किया था। अब इस जगह थोड़ा सा सवाल देखिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ पे सवाल पूछा है इटली का एकीकरण का जनक किसे माना जाता है, तो जोसेफ मेजनी को माना जाता है। और यहाँ पूछ रहा है आपसे, यहाँ बोल रहा है कि इटली का एकीकरण किसने किया, तो काउंट काबूर ने किया था, एकीकरण कर दिया था काउंट काबूर ने, और जनक माना जाता है मेजनी को, ठीक है। लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन जो है किसने किया, तो गैरीवाल्डी ने किया था। तो ये सवाल पता है वीवीआई क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, वीवीआई। क्यों बनता है, क्योंकि पूछता है कि गैरीवाल्डी ने कौन से सेना संगठन का, जिसका नाम था लाल कुर्ती, है ना, सिंपल, ठीक है। सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशासन किसका था, जर्मनी का था। प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन था, बिस्मारक था। समझ रहे हैं, बिस्मारक प्रधानमंत्री था, ठीक है। अगर आपसे पूछे जर्मनी का एकीकरण का श्रेय जो है किसे जाता है, तो बिस्मारक को ही जाता है। तो जर्मनी का एकीकरण की बात करेगा तो बिस्मारक, जैसे इटली का एकीकरण का पढ़े है ना, उसी तरह जर्मनी का एकीकरण का श्रेय भी जाएगा तो बिस्मारक को जाएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ, तो ये सेडना का एक युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध में जो है जर्मनी का एकीकरण होना संभव माना जाता है। क्या हो गया था। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था, तो कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स बोला जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, या कार्ल मार्क्स भी लिख देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, तो कार्ल मार्क्स बोलते हैं। तो वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था, तो कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स जो है कहाँ का निवासी था, तो जर्मनी का निवासी था। और दुनिया के मजदूरों को का नारा किसने दिया, तो कार्ल मार्क्स ने ही दिया था। तो दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा देने वाला कार्ल मार्क्स ने था।
रूस के शासक को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। रूस के जो शासक होते थे उसे जार, और रूस का अंतिम जार कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? द्वितीय था, अंतिम माना जाता है। देखिए, लाल सेना जो देख रहे हैं आप, संगठन की अगर बात करें किसने किया, तो आप याद रखिएगा ट्राटस्की ने किया था। ठीक है, अब देखिए इसमें सवाल आपसे पूछता है, लाल कुर्ती का कौन किया था? बताइए तो। लाल कुर्ती पढ़े थे कि नहीं? लाल कुर्ती का जो सेना संगठन था वो गैरिबाल्डी था, लेकिन यहाँ लाल सेना का अगर पूछ दे तो हम बताएंगे ट्राटस्की। ठीक है, ये दोनों कंफ्यूजन दूर कर लिए। कुर्ती होगा तो गैरिबाल्डी, और सेना होगा, लाल सेना होगा तो हम ट्राटस्की बता देंगे। देखिए, बोल्शेविया दल का नेता कौन था? तो लेनिन था। बोल्शेविया दल का अगर होगा या बोल्शेविया क्रांति होगा तो उसके नेता कौन था? लेनिन होगा। अगर आपसे पूछे कि रूस में नई आर्थिक नीति लेनिन ने कब लागू की, तो 1924 में, मतलब 1924 ईस्वी में की। अगर आपसे पूछे आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है, तो स्टालिन को कहा जाता है। तो स्टालिन को क्या कहा जाता है? तो स्टालिन को कहते हैं आधुनिक रूस का निर्माता कहते हैं। देखिए, मदर जो है लिखा हुआ है, किसकी रचना है? तो हम बताएंगे गॉर्गी का। गॉर्गी कौन गॉर्गी है? तो मैक्सी याद रखिए, मैक्सिम गॉर्गी। क्या नाम? इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था 1642 ईस्वी में। किसके शासनकाल में हुआ? तो चार्ल्स प्रथम के समय में हुआ था। चार्ल्स प्रथम के समय में क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ। कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कब हुआ था? 1642 ईस्वी में। ये सवाल। गृह युद्ध के दौरान जो है राजा के समर्थकों तथा संसद के समर्थकों को क्या कहा गया था? तो वो कहा गया था कैवेलियर कहा गया, और अगर संसद के समर्थक को कहेंगे राउंड हेडस। तो संसद के समर्थक को राउंड हेडस और राजा के समर्थक को कैवेलियर कहा गया था। जो गृह युद्ध हुआ था इंग्लैंड में, कब हुआ था? 1600 बता सकते हैं 42 में। देखिए, सर्वप्रथम की अगर बात करें, सर्वप्रथम जो है औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में ही हुआ था। तो सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति सिंपली पूछता है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में। अगर इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण जो क्रांति हुआ था, जिसे रक्तहीन क्रांति कहते हैं, जो कि 1688 में हुआ था, मतलब 1688 में ईस्वी में, किसके समय में हुआ? तो हम बताएंगे जेम्स द्वितीय के समय में हुआ था। तो पूछता है कि जेम्स द्वितीय के समय में 1688 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में क्या हुआ? तो गौरवपूर्ण क्रांति, जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। ये अब सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल तो सब चीज़ एग्जाम में पूछता है कि सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था एक, किसके बीच लड़ा गया था? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच क्या लड़ा गया? कौन सा युद्ध? उस युद्ध का नाम बताइए। तो सप्तवर्षीय युद्ध बताइएगा। ठीक है, गुलाबों का जो है युद्ध कहाँ हुआ था? तो गुलाबों का युद्ध अगर पूछे तो इंग्लैंड में हुआ था। और पूछता है कि इंग्लैंड में क्या हुआ भाई? तो गुलाबों का युद्ध हुआ था। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ऐसे पूछे चाहे ऐसे पूछे। सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था क्या? मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा क्या था? सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था मैग्ना कार्टा। ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 28 जुलाई 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध होना क्यों जरूरी हो गया, मतलब कारण क्या हुआ? जैसे हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री में, उसी तरह इसमें बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध का होना क्यों जो है तात्कालिक कारण पूछ देगा, क्या किस कारण हुआ था? तो बताइएगा सराजेवो हत्याकांड हुआ था। सराजेवो नाम ही है, सराजेवो हत्याकांड हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो 37 देशों ने भाग लिया था। किसने? 37 देशों ने। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो जर्मनी किया था। तो धुरी राष्ट्र था जिसमें जर्मनी मेन लीडर था और ये निभा रहा था धुरी राष्ट्र में। आपसे और पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध कब जो है समाप्त हुआ या समापन हुआ? तो 11 नवंबर 1918 को। तो 1918 को समाप्त हो गया था प्रथम विश्व युद्ध, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो गया 1918 में। कब? 11 नवंबर, याद रखिएगा, 1918 में। और शुरुआत कब हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? 28 जुलाई 1914 को। ये डेट हमेशा याद रखेंगे। अब चलते हैं पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ? तो 18 जून 1919 को। तो 18 जून होगा 1919 को क्या हो जाएगा? पेरिस शांति सम्मेलन शुरू हो जाएगा। देखिएगा,
किसे प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुआ? तो जर्मनी को हुआ था, सबसे ज़्यादा हानि जर्मनी को हुआ था, समझ रहे हैं, जर्मनी को सबसे ज़्यादा हानि हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुआ? तो राष्ट्रसंघ की स्थापना हो गया था, जिसे लीग ऑफ नेशन बोलते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो लीग ऑफ नेशन दे दे या राष्ट्रसंघ दे दे, ये जो हुआ था ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, पूरे मतलब देश के लिए लागू हुआ था, पूरे विश्व के लिए हुआ था। और ये संगठन जब हुआ था, कब हुआ था? जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था तब हुआ था। जब पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अगर पूछे अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो वुडरो विल्सन। तो वुडरो विल्सन जो थे कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। किस समय थे भाई? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब, उस समय थे ये, ठीक है। चीन की क्रांति कब हुई पता है? 1911 में हो गया था। तो 1911 में क्या हुआ भाई? चीन की क्रांति शुरू हो गई, चीनी में मतलब चीन में क्रांति शुरू हो गया था। चीनी क्रांति का नेता अगर आपसे पूछे तो बहुत अच्छा से नाम बताइएगा, सन्यात सेन थे। तो सन्यात सेन जो थे क्या थे? चीनी क्रांति थे। तो चीनी क्रांति कौन थे? सन्यात सेन थे। अगर पूछे चीन में बॉक्सर आंदोलन का नेता कौन था, तो हम बताएंगे चेंग हेंग तिंग थे। तो कौन थे? चेंग हेंग, नाम ही है चेंग हेंग तिंग। चेंग हेंग तिंग थोड़ा सा टेढ़ा है, सुन लीजिए। चेंग हेंग तिंग जो हैं चीन के बॉक्सर आंदोलन के नेता थे। बॉक्सर, बक्सर ऐसे बोलते हैं, बक्सर, ठीक है, ऐसे बॉक्सर बोलते हैं। तो बक्सर आंदोलन लिख दे या बॉक्सर आंदोलन, सिंपल ही है, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। इंडिया वाला बक्सर मत याद रखिएगा। चीन में जो हुआ था बक्सर आंदोलन हुआ था, उसके नेता अगर पूछे तो चेंग हेंग तिंग बताइएगा। अब सवाल बनता है कि चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि माओ। कौन था? माओ तत्से। माओ तत्से तुंग थे। तो माओ तत्से तुंग जो हैं क्या थे? चीनी साम्यवादी गणतंत्र के प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ये सवाल पूछेगा आपसे। अब देखिए ये सवाल आपसे पूछेगा एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को ही कहा जाता है एशिया का मरीज। तो एशिया का मरीज पूछेगा किसे कहेंगे? तो चीन को। यूरोप का मरीज जो है किसे कहा गया है? तो तुर्की को। तो तुर्की को जो है यूरोप का मरीज कहते हैं और एशिया का मरीज चीन को कहते हैं। ये सवाल आपको क्लियर हो जाएगा। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो मुस्तफा कमाल पाशा को कहा जाता है। अब देखिए तुर्की कब गणतंत्र बना? तो 23 अक्टूबर 1923 में बना। तो 23 अक्टूबर याद रखिएगा, 23 अक्टूबर 1923 में क्या बना? तुर्की गणतंत्र बन गया था। अब तुर्की गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना? तो मुस्तफा कमाल पाशा ही बने थे, क्योंकि आधुनिक तुर्क निर्माता भी कहलाते हैं। तुर्की जो है कब धर्मनिरपेक्ष राज्य बना? तो 1924 में बन गया। 1923 में तो चालू हुआ, गणतंत्र बन गया था 1923 में तुर्की, और 1924 में क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष राज्य भी बन गया था तुर्की। अब क्या है? तो देखिए फासिज्म, फासिज्म का उदय जो है कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था। तो फासिज्म का उदय पूछे कहाँ? तो इटली में। अब देखिए फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी का, मुसोलिनी, मुसो याद रखिएगा, लीनी, मुसोलिनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फासिज्म का जन्मदाता मानते हैं। और फासिज्म जो हुआ था इटली से, इटली में हुआ था, और ये इटली में शुरू किया था कौन? मुसोलिनी ने। देखिए फासी दल के स्वयंसेवक किस तरह के पोशाक पहनते थे? तो काली कमीज वाली होते थे। तो काली कमीज जो पहनते थे वो फासिस्ट दल के होते थे, जिसे स्वयंसेवक कहलाते थे, अपने आप को कहते थे। और जो स्वयंसेवक होते थे, मेन जो होते थे, वो पोशाक पहनते थे काली कमीज वाली। क्लियर? अब मुसोलिनी पढ़ ही रहे हैं तो मुसोलिनी को सुन लीजिए। मुसोलिनी जो है, मुसोलिनी को किस नाम से पुकारा जाता था? तो हम जानते हैं ड्यूस, ड्यूस के नाम से जो है मुसोलिनी को पुकारा जाता था। अब देखिए नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ था। नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ। और नाजीवाद का जनक किसे कहेंगे? हिटलर को। जैसे फासिस्टवाद का अगर बात करते हैं तो मुसोलिनी याद करते हैं, उसी तरह नाजीवाद का उदय की बात करेगा तो जर्मनी, और नाजीवाद का जनक बोलेगा तो हिटलर, हिटलर ही था नाजीवाद का। अब हिटलर ने नाजी दल की स्थापना कब किया? तो 1920 में कर दिया था। 1920 में क्या कर दिया था हिटलर ने? नाजी दल का स्थापना कर दिया था। अब हिटलर कब जर्मनी का प्रधानमंत्री बना? तो 1933 में जो है प्रधानमंत्री बन गया था। कौन? जर्मनी में हिटलर। हिटलर का आत्मकथा का नाम अगर पूछे आपसे तो बताइएगा मेन कैफ, कैंप बोलते हैं इसे, कैफ बोलते हैं या कैंप बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैफ ज़्यादा चलता है तो मेन कैंप बोलिए या कैफ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हिटलर का आत्मकथा है मेन कैफ। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो हिटलर ने ही दिया था। देखिए
हिटलर कब आत्महत्या किया, ये आपसे अगर पूछेगा तो 30 अप्रैल बताइएगा। कितना? 30 अप्रैल, याद रखिएगा 1945 बताइएगा। तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर अपना जो है आत्महत्या कर लिया। एशिया का कौन देश जो है साम्राज्यवादी था? तो जापान जो है हमारा जो है याद रखिएगा साम्राज्यवादी था। तो एशिया का पूछेगा तो एशिया का बताइएगा, जापान जो है देश साम्राज्यवादी था। ठीक है। जापान ने पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो चीन के विरुद्ध जो है आक्रमण कर दिया था जापान। अमेरिका ने जापान पर अणुबमों का प्रयोग जो है 6 अगस्त, अणुबम या परमाणु बम, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अणुबम कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं समझिए परमाणु बम ही है। तो परमाणु बम का प्रयोग जो है 6 अगस्त 1945 को किस स्थान पर किया? तो याद रखिएगा हिरोशिमा पर कर दिया था। तो हिरोशिमा पर क्या कर दिया था? ये जो है कब? याद रखिएगा अमेरिका ने जापान पर फेंक दिया था। तो हिरोशिमा पे फेंका था 6 अगस्त 1945 को, और फिर तुरंत 3 दिन बाद 9 अगस्त को फेंक देगा, आप जानते हैं, नागासाकी पे, जापान में ही, है ना। कौन? अमेरिका ही फेंकेगा। लेकिन याद रखिएगा ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय हो रहा है, समझ रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, है ना। चलिए इसके बारे में हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1 सितंबर 1939 को। तो 1 सितंबर याद रखेंगे 1939 को क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो द्वितीय जो वर्ल्ड वार हुआ था ये हुआ था 1 सितंबर 1939 को। 39 को शुरू हुआ था, 45 में समाप्त होगा, जो कि जापान पे जो बम फेंका 6 अगस्त 1945 के हिरोशिमा पर, एक और फेंकेगा 9 को, उसके बाद समाप्त हो जाएगा क्योंकि जापान बर्बाद हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो 61 देशों ने भाग लिया था। 61 देशों ने भाग लिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो 61 देश भाग लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। सोचिए, प्रथम में 37 और दूसरा में बाप रे बाप 61, याद रखिएगा, है ना। और द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ अगर पूछ दे आपसे तो 1 सितंबर 1939। देखिए मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पेट्रोक को माना जाता है। तो पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक मानते हैं। पेट्रोक कहाँ का निवासी था? तो इटली का निवासी था। ये सब जो है पुनर्जागरण, मानवतावाद, ये सब जो है ना आपको इटली से ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। देखिए अब सवाल यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे। अब इटालियन गद्य की बात करते हैं। इटालियन गद्य का जनक जो है किसे माना जाता है? तो कहानीकार थे एक, उनका नाम है, क्या नाम है? वोल्के, याद रखिएगा, वोल्के सियाओ जो हैं, याद रखिएगा, ये इटालियन गद्य का जनक माने जाते हैं, जो कि कहानीकार कहा जाता है, इन्हें कहानीकार कहा जाता है। ठीक है। आपसे पूछेगा आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैकियावेली को माना जाता है, जो कि कहाँ के निवासी थे? तो फ्लोरेंस के निवासी थे। तो फ्लोरेंस के निवासी कौन थे? मैकियावेली थे, जो कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक माना जाता है। चिंतक इनको कहते हैं। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है वो द प्रिंस करती है। क्या करती है? द प्रिंस करती है। और द प्रिंस जो लिखा गया है वो याद रखिएगा मैकियावेली ने लिखे थे, और मैकियावेली का प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि राज्य का नवीन चित्र प्रस्तुत करता है, मतलब नया राज्य का प्रस्तुत करता है, नया राज्य के बारे में बताता है। उसका नाम है द प्रिंस, याद रखिएगा, जो कि मैकियावेली ने लिखे थे। आपसे पूछेगा कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहते हैं। मैकियावेली को कहते हैं या मैकियावेली को कहते हैं, सेम ही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जनक वाले जाते हैं। अब देखिए पुनर्जागरण की भावना जो है, भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कलाकारों की कृतियों में मिलती है। यह कलाकार थे कौन कौन, बता सकते हैं? तो माइकल एंजेलो नाम है इनका, राफेल नाम है, और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम क्या है? विंसे, द विंसे नाम है, या याद रखिएगा इनका नाम है लियोनार्दो द विंसी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार इनका नाम पूछा है, इसलिए मैंने इनको लास्ट में दिया है। ठीक है। तो लियोनार्दो द विंसेंट जो है, याद रखिएगा, इटली के कलाकार हैं एक तरह से, और इनको इनमें सब में दिखाते हैं। ये सवाल हुआ। द लास्ट सफ़र ऑफ मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता कौन हैं? तो यही व्यक्ति हैं, क्योंकि आप जानते थे, क्यों जानते थे? मोनालिसा द लास्ट सफ़र का जो है अमर चित्र किए थे।
तो क्या नाम है? लियोनार्दो द विंसी। जो नार्दो हैं वो चित्र किए थे, मोनालिसा का बनाए थे। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिएगा, द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? तो माइकल एंजोला का। माइकल एंजोला का लिखा हुआ द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन है। आपसे पूछेगा, सिस्तान के गिरजा जो घर होते थे, सिस्तान के जो गिरजा घर की छत में किसके द्वारा चित्र बनाया गया था? तो माइकल एंजोला द्वारा ही बनाया गया था। तो एक सिस्तान का एक गिरजाघर है, ठीक है। गिरजाघर का जो छत होता था, रूफ जो होते थे, उस पर चित्र बनाया गया था। तो कौन बनाए थे? तो माइकल एंजोला बनाए थे। माइकल एंजोला जो थे बहुत थे। इनका लिखा हुआ किताब तो अभी पढ़ लिया, द फॉल ऑफ मैन और द लास्ट जजमेंट, ये आप पढ़े थे। अब देखिए, राफेल भी जो हैं, आप देखे थे चित्रकार थे, तो राफेल भी इटली का एक चित्रकार था जिसका सर्वश्रेष्ठ कृति अगर पूछे बनाया हुआ, उसका नाम बताइए। तो जीसस क्रास्टर, ठीक है। जीसस क्रास्टर की माता मेडोना का चित्र था। तो जीसस जो क्रास्टर थे, जो वहाँ जीसस जो होते थे, उनके क्रास्टर की जो माता थी, उनका चित्र बनाया था, मेडोना का चित्र बनाया था। तो मेडोना नाम है उनका, उनके चित्र बनाया था, याद रखिएगा। जो कि कौन बनाया था? राफेल ने बनाया था, इटली का था, ठीक है। ये सब कलाकार है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जो है किसे माना जाता है? तो हम जानते हैं जियाटो को माना जाता है। तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे मानते हैं? तो जियाटो को मानते हैं। ये सवाल आपसे क्लियर हुआ। पुनर्जागरण काल का इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो फ्रांसीसी बेकन था। कौन था? फ्रांसीसी बेकन। इस सवाल को ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये सवाल बन सकता है 5 ऑप्शन वाले में। कैसे? तो हॉकलैंड के जो हैं इराशमस, जो हैं इराशमस नाम है, हॉकलैंड के व्यक्ति हैं इराशमस, ने अपनी पुस्तक एक लिखे हैं जिसमें द प्रीज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक मतलब कमेंट टाइप का, ठीक है, ढंग से किस प्रकार प्रहार किए हैं? तो बताए हैं कि पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियाँ पर ये टिप्पणी किए थे, व्यंग किए थे। और किस में किए थे? ये अपनी पुस्तक द प्रीज ऑफ फॉली में किए थे। कौन? तो इराशमस ने। कहाँ के थे? हॉकलैंड के थे, याद हो गया होगा, ठीक है। इंग्लैंड के लेखक जो हैं टॉमर मूर ने अपनी एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम है यूटोपिया। यूटोपिया में है किसका चित्र जो है प्रस्तुत किए थे? तो वो आदर्श समाज का एक चित्र बनाए थे, याद रखिएगा। टॉमर मूर भी बोलते हैं, टॉमस मूर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे सवाल है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ से हुई? तो इंग्लैंड से हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी इंग्लैंड से हुआ और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हमारा इंग्लैंड से हुआ, ये ध्यान रखिएगा। किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो जॉन विक्लिफ को कहा जाता है। तो जॉन विक्लिफ जो थे, क्या थे? वो धर्म सुधारक आंदोलन के जो है तारा कहे जाने वाले व्यक्ति थे। तो प्रातःकालीन तारा कहा जाता है जॉन विक्लिफ को, जो कि धर्म सुधार में बहुत ही भूमिका निभाए थे। अमेरिका की खोज किसने की? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कोलंबस ने किया था। इसका पूरा नाम कोलंबस का अगर पूछे तो क्या बताइएगा? क्रिस्टोफर कोलंबस बताइएगा, क्रिस्टोफस कोलंबस बता देंगे। आगे सवाल पूछता है कि किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है? तो याद रखिएगा, वो जो है अमेरिका जो नाम पड़ा है वो नाम रखा गया है अमेरिगो। अमेरिगो नाम है, ठीक है। अमेरिगो वेस्पूसी नाम है, वेस्पूसी। तो अमेरिगो वेस्पूसी के नाम पर अमेरिका रखा गया है, ये समझ गए। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? तो प्रशांत महासागर का नामकरण जो है स्पेन के निवासी हैं मैगलन। कौन है? मैगलन। मैगलन ने ही क्या किए थे? प्रशांत महासागर का नामकरण किए थे। प्रशांत महासागर जो हम आज बोलते हैं, तो याद रखिएगा वो स्पेन के निवासी थे जिन्होंने नाम दिए थे, मैगलन ने, ठीक है। मैगलन ने नाम दिए थे प्रशांत महासागर। आपसे पूछेगा समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यही मैगलन था। और मैगलन ही जो है स्पेन का था। स्पेन का जो व्यक्ति मैगलन था, जो कि ये मैगलन को देख रहे हैं, जो कि क्या लगाया था? समुद्र मार्ग का संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था, प्रथम व्यक्ति बन गया था। और ये प्रशांत महासागर नाम भी दिया था, याद हो गया, नामकरण किया था। चलिए, आपसे सवाल पूछेगा प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो अमेरिका में हुआ था, यूएसए में हुआ था। प्रजातंत्र मतलब जनता की बात करता है। तो प्रजातंत्र की स्थापना जो है सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो यूएस अमेरिका में।
किसे आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को ही तो कहा जाता है गणतंत्र, क्योंकि प्रजातंत्र की स्थापना अमेरिका किया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ही होगा, है ना। चलिए, आपसे पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। धर्मनिरपेक्ष की स्थापना हो, गणतंत्र की बात करें या प्रजातंत्र की बात करें, तो ये सब जो है अमेरिका में हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकी वासी का नारा था, क्या नारा था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व होगा तभी टैक्स देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। यही नारा था अमेरिकी वासी लोगों का। ठीक है, आपसे और सवाल पूछेगा, प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये प्रजातंत्र की परिभाषा किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने दिया था। तो अब्राहम लिंकन ने ही ये नारा है, प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। समझ गए। और सवाल आपसे पूछेगा, संसार के सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में कब लागू किया गया? तो 4 मार्च 1789 को लागू किया गया था। तो 1789 में लागू हो गया था सर्वप्रथम, याद रखिएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ था कि लिखित संविधान लागू हो गया था। ये सवाल आपसे पूछता है डायरेक्ट, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 1781 ईस्वी में, मतलब 1781 में, ठीक है, क्या है 1781 में, एक मिनट रुक जाइएगा, 1781 में, 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख अगर पूछा जाए कि आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था, तो हम बताएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। एक बात ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अमेरिका का जो है लीडर बना हुआ था, उसमें हारना पड़ गया था। उसी में ये बता रहा है कि ब्रिटेन का जो है सेनापति था, कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि 1881 में जो है उपनिवेशी सेना थी, उसके सामने आत्मसमर्पण करना पड़ गया था, तो छोड़ना पड़ गया था। समझ गए। तो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आपसे पूछेगा, कौन विश्व का पहला देश था? ठीक है, पहला देश था जिसने मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा किया था, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। सोच रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में लिखित संविधान भी था, आपको मौलिक अधिकार की बात करेगा, समानता की बात करेगा, ठीक है, और ये विश्व का पहला देश था अमेरिका। देखिए, इसमें सवाल पूछता है कि मैं ही राजा हूँ और मेरा शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो लुई 14वां का है। तो लुई 14 जो है वो बोला था ये शब्द, ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, वर्साई की संधि जो हम पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे वर्साई के सीसा महल का निर्माण जो है किसने करवाया था? लुई 14वां ने कराया था, लुई 14 ने करवाया था, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो वर्साई का संधि भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए वर्साई का जो सीसा का महल का निर्माण करवाने का श्रेय जाता है लुई 14वां को, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। आपसे पूछता है, लुई 16वां कब फ्रांस की गद्दी पर बैठा था? तो 1774 में जो है फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। तो लुई 16वां का जो पूछेगा आपसे डायरेक्ट कि फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा, तो 1774 ईस्वी में। आपसे और सवाल पूछेगा कि लुई 16वीं की पत्नी अगर पूछे, लुई 16वीं की पत्नी जिसका नाम है, क्या नाम था? क्या नाम था? एनतबो नेत, कहाँ की राजकुमारी थी? तो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमारी थे, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमारी थी, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमारी थी, ऑस्ट्रिया के राजकुमारी थी। तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी कौन? लुई 16वां की पत्नी जिसका नाम है एनतबो नेत। ये सवाल आपसे क्लियर हो गया। आपसे और सवाल क्या पूछ सकता है, चलिए मैं बता देता हूँ। तो और सवाल है कि लुई 16वां को किस अपराध के कारण फ्रांसीसी दी गई? तो देशद्रोही, फ्रांसीसी यहाँ पे कर दिया, देख रहे हैं, फांसी यहाँ पे लिखना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। तो किस अपराध के कारण जो है फांसी दे दी गई? तो आप यहाँ देखिए, देशद्रोही के कारण इसे दे दिया गया था। तो ये चीज़ शब्द को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फ्रांसी लिख दिया है, फांसी होना चाहिए था, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा कि टैले क्या था? तो टैले था एक प्रकार का भूमिकर था। तो टैले क्या है? एक प्रकार का भूमि था। अब देखिए, वाल्टियर का नाम आप सुने होंगे। तो वाल्टियर और मोंटेस्क्यू एवं रूस ने सर्वाधिक योगदान किया है फ्रांस की क्रांति में, जो कि इनका नाम आप सुने थे, किसमें? फ्रांस की क्रांति में। अब पूछेगा, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो वाल्टियर की रचना है। तो लेटर्स ऑन इंग्लिश अगर पूछे कि कौन लिखे थे भाई, तो वाल्टियर लिखे थे। देखिए, नेपोलियन द्वारा तैयार जो है कानून
जो तैयार किया गया था कानून का संग्रह कहलाता क्या है, तो नेपोलियन का कोड कहलाएगा। तो नेपोलियन का कोड किसे कहेंगे, तो नेपोलियन द्वारा जो कानूनी संग्रह हुआ था, तैयार किया गया था, उसको बोलते हैं। आपसे पूछेगा कानून का आत्मा की रचना किसने की थी, तो मॉन्टेस्क्यू ने की थी। तो मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया था, कानून की आत्मा की रचना किया था। तो यही सवाल आपसे डायरेक्ट पूछता है कि कानून की आत्मा जो है किनके द्वारा ये लिखा गया है या रचना किया गया है, तो मॉन्टेस्क्यू द्वारा किया गया है। स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 5 मई 1789 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, किसे लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को, मतलब लिटिल जो होता है ना, लिटिल, ठीक है, लिटिल्स बोलिए लिटिल, ठीक है, लिटिल कारपोरल के नाम से कौन जाना जाता है पता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट। क्लियर। अब देखिए इसमें सवाल पूछेगा माप तौल की दशमलव प्रणाली कहाँ की देन है, तो फ्रांस की ही देन है। दशमलव की जो प्रणाली आप देखते हैं माप तौल वाली, वो फ्रांस की है। ठीक है, ये आपसे पूछेगा। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक जो है किसे कहा जाता है, तो हम हार्डर को कहेंगे, हार्डर को कहेंगे। हार्डर जो है क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्रीय का जनक कहे जाने वाले व्यक्ति हैं। देखिए इस सवाल को देखिएगा, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता जो है किसे माना जाता है, तो फ्रेडरिक लिस्ट को मानते हैं। किसे, लिस्ट को मानते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। जर्मनी पूछेगा, जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है, तो डाइट के नाम से जाना जाता है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जर्मनी का राष्ट्रीय सभा जो है उसे हम मानते हैं डाइट के रूप में जानते हैं। अगर पूछे कि 1815 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था, तो ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। तो ऑस्ट्रिया का जो है क्या था, आधिपत्य था, है ना। तो 1815 से 1850 की बात कर रहा है, उसके बीच में। ठीक है, अब देखिए फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन जो है कब किया गया, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मई 1848 में किया गया था, 1848 में किया गया था। तो 1848 में क्या हुआ, तो ये हुआ, एक गठन हुआ संविधान सभा का जिसका नाम है फ्रैंकफर्टर, फटर ऐसे बोलते हैं, फटर। ठीक है, अब देखिए बिस्मारक का जन्म 1 अप्रैल, ठीक है, बिस्मारक का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो वेडनबर्ग में हुआ था। तो वेडनबर्ग में किसका जन्म हुआ, बिस्मारक का। और कब जन्म हुआ, तो 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को। बिस्मारक जो है प्रशा का चांसलर कब बना था, तो 23 सितंबर, कब बना था, 23 सितंबर, याद रखेंगे 23 सितंबर 1862 ईस्वी में बना था। तो 23 सितंबर 1862 ईस्वी में बिस्मारक जो है क्या हुआ था, प्रशा का चांसलर बना था। तो प्रशा का चांसलर बन गया था। और भी सवाल पूछेगा, किसने बिस्मारक को बाजीगर कहा था, तो वो था कौन कहने वाला, विलियम प्रथम ने कहा था। विलियम प्रथम ने कहा था बिस्मारक को बाजीगर। देखिए आपसे सवाल पूछेगा कि किस युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के जो है प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, तो वो याद रखिएगा किस युद्ध में, तो सराजेवा के युद्ध में। सराजेवा या सराजेवो के युद्ध में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया जो है हार गया था। कब हारा था, तो 1866 में। वो ऑस्ट्रेलिया नहीं, महाद्वीप वाला ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखिए 23 अगस्त बात करते हैं, तो 23 अगस्त 1866 की बात करते हैं। तो 23 अगस्त याद रखिएगा 1866 में किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ, तो याद रखिएगा प्राग के संधि में। प्राग को ही प्रास कहते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो प्रास की संधि में याद रखेंगे। ठीक है, प्राग संधि कह सकते हैं, प्रास संधि कोई दिक्कत नहीं। फ्रांस एवं प्रास के बीच सेडना का युद्ध कब हुआ, तो 15 जुलाई 1870 को हुआ था। सोच रहे हैं, प्रास इतना ताकतवर था कि फ्रांस के साथ भी लड़ गया। तो सेडना के युद्ध हुआ था किसके बीच, तो फ्रांस और प्रास के बीच। कब हुआ, तो 15 जुलाई 1870 में। ठीक है, 1870 में, याद रखिएगा 1870 में। नेपोलियन तृतीय की बात करते हैं। नेपोलियन तृतीय ने प्रास के आगे कब आत्मसमर्पण किया, तो 1 सितंबर, सोच रहे हैं 1 सितंबर 1870 में। सोचिए कौन कौन नहीं कर रहा है प्रास के सामने, तो प्रास के सामने प्रास के सामने आत्मसमर्पण करने वाला नेपोलियन तृतीय कब किया था, तो 1 सितंबर 1870 में ही कर दिया था। सोच रहे हैं
तो फ्रांस की बात है, फ्रांस और इसके बीच हुआ था, तो नेपोलियन ही हारा था ना। किसने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में किया? तो याद रखिए बिस्मार्क ने किया था वर्साई के। सोचिए बिस्मार्क कितना ताकतवर था। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो रॉबर्ट ओवेन ने किया था। तो समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम करने वाला व्यक्ति जो है रॉबर्ट ओवेन था। रॉबर्ट ओवेन का नाम आता है। ठीक है, आपसे और सवाल पूछेगा कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का रहने वाला था? तो वेल्स का रहने वाला था। ये सवाल डायरेक्ट आपसे पूछेगा। ठीक है, आपसे पूछेगा किसे आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। ठीक है, सुनते जाइएगा। किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? तो सेंट साइमन को माना जाता है। तो सेंट साइमन को क्या माना जाता है? फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक। ठीक है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जो है किसने किया? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया। शॉ नाम है, ठीक है, शॉ शॉर्ट फॉर्म में है, तो बर्नार्ड शॉ ने किया था। किसका? तो फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व। लंदन में जो है फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो 1884 में, मतलब 1884 में किया गया था। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछेगा रूस में जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हो गया? तो मार्च 1917 में खत्म हो गया था, क्योंकि उस समय रूस की क्रांति में आया था, शुरू हुआ था, जो कि फिर जाके मार्च 1917 में जो है खत्म हो गया। जो है जार का जो था ना, राजा को जार जो कहते थे, उसे हटा दिया गया, जारशाही व्यवस्था समाप्त। रूस का अंतिम जार शासक कौन था? तो हम जानते हैं जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। आपसे पूछेगा कि 1917 ईस्वी में हुई रूस क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय के मेन कारण हो गया था। रूस जो है पराजय हो गया था। कब? तो प्रथम विश्व युद्ध में। कब? 1917 में। तो रूस की क्रांति का तात्कालिक कारण बन गया था प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। और रूस का पराजय हुआ, समझिए कि रूस का भाग्य चमक गया। पराजय होना रूस के लिए ही भाग चमक गया 1917 में। और समझ जाइए 1917 में रूस क्या हुआ? क्रांति शुरू कर दिया था, आप भी जानते हैं। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। कौन था? लेनिन था। तो बोल्शेविक की क्रांति जो हुआ 7 नवंबर 1917 में हुआ था, और उसके नेता कौन था? लेनिन था। किसने चेका नामक संगठन बनाया था? तो लेनिन ने बनाया था। तो चेका नामक अगर पूछे संगठन किसका है, तो लेनिन का बता दीजिएगा। ठीक है, आपसे और क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा कि रूस के किस जार शासक की हत्या जो है बम विस्फोट में हुआ? तो अलेक्जेंडर द्वितीय के जो है, याद रखिएगा, शासक काल में। तो रूस के किस जार शासक की हत्या जो है बम विस्फोट से हुआ? तो अलेक्जेंडर द्वितीय की जो है हत्या हो गई थी। तो रूस के किस शासक, अगर पूछेगा रूस के किस जार शासक की हत्या हो गई बम विस्फोट से? तो अलेक्जेंडर द्वितीय का। ठीक है, और जान लीजिए अलेक्जेंडर की बात करते हैं। तो अलेक्जेंडर की बात करते हैं तो उसके पहले हम पढ़ लेते हैं जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? तो अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है जार मुक्तिदाता के कारण। ठीक है, आपसे पूछेगा एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। मतलब एक जार, एक चर्च, एक रूस का नारा देने वाला व्यक्ति कौन था? जार निकोलस था। कौन था? जार निकोलस। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे, स्लाव लोगों का। स्लाव लोगों का जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या था रूस में। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है अन्ना कैरेनिना के लेखक जो हैं कौन थे? तो लियो जो हैं टास्टाइल हैं। तो लियो टास्टाइल जो हैं क्या हैं? अन्ना कैरेनिना के लेखक हैं। ठीक है, रूसी साम्यवाद का जनक किसको माना जाता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं प्लेखानोवा को जाना जाता है। तो प्लेखानोवा को क्या जाना जाता है? रूसी साम्यवाद का जनक जाना जाता है। अगर बात करें तो रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई? तो 1903 में हो गया था। तो 1903 में क्या हुआ? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक की दल की स्थापना हो गया था। अब देखिए सोशल डेमोक्रेटिक दल के कितने गुट में विभाजित हुए? तो दो बेल्शेविक और एक हो गया मेंशेविक याद रखिएगा, और दो बेल्शेविक याद रखेंगे, गुट में विभाजित हो गया था।
बोल्शेविया का अर्थ था बहुसंख्यक, याद रखिएगा। और मेंशेविक का अर्थ था अल्पसंख्यक। तो मेंशेविक में बट गया और दो बोल्शेविक जो कि बहुसंख्यक में बट गया था। देखिए 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो किसी मतलब जो है किस नाम से जाना जाता है, तो वो नाम जो है अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। तो अप्रैल थीसिस के जो नाम है आप जानते हैं वो क्या है, बताते सकते हैं। तो रूस में, याद रखिए, रूस में एक क्रांति योजना प्रकाशित हुआ जो कि लेनिन ने किया था, और 16 अप्रैल 1917 में, और उसी का नाम था अप्रैल थीसिस। समझ गए। कब लेनिन ने, याद रखिए, कब लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया, तो 1921 में जो है नया आर्थिक नीति लागू कर दिया था। लेनिन की मृत्यु कब हो गई, तो 1924 में हो गया था। सोच रहे हैं, देखिए लेनिन की मृत्यु अगर पूछे तो 1924। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया था, तो लेनिन ने किया था। तो लेनिन ने कहा कि युद्ध का अंत करो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दिया था, तो ये नारा लेनिन का हमेशा फिक्स रखिएगा। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है, तो टॉमस पेन थे। तो राइट्स ऑफ मैन के लेखक पूछे तो टॉमस पेन को बता दीजिएगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किससे हुई, तो सूती कपड़ों से हुआ था। तो सूती कपड़ों के कारण क्या हुआ, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गया था। औद्योगिक क्रांति की जो है, औद्योगिक क्रांति जो देख रहे हैं आप कि दौड़ में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था, तो जर्मनी था। जर्मनी जो है इसका प्रतिद्वंदी था, याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति में। मतलब इंग्लैंड में तो हो ही रहा था, जर्मनी भी कर रहा था। किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है, तो डॉक्टर शन्यता सेन को कहा जाता है। शन्यता सेन को कहा जाता है चीन का राष्ट्रपिता, जैसे भारत के कहते हैं महात्मा गांधी को। डॉक्टर शन्यता की मृत्यु कब हुई थी पता है, तो 1925 में हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब डॉक्टर शन्यता सेन की अगर बात करें कि मृत्यु के बाद किसने 1926 ईस्वी में, याद रखिएगा, कुओमिंग ने तांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। तो याद रखिएगा उनका नाम है यांग काई शेक ने किया था। तो यांग काई शेक ने नेतृत्व संभाला था डॉक्टर शन्यता सेन की मृत्यु के बाद 1926 से, क्योंकि 25 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कुओमिंग तांग करके एक पार्टी बना था, समझ के। अब देखिए कुओमिंग तांग पार्टी से समाजवादी लोग कब अलग हो गए, तो याद रखिएगा 1927 में अलग हो गए थे। तो साम्यवादी जो लोग थे वो 1927 में अलग हो गए थे, किस पार्टी से, तो जो डॉक्टर शन्यता सेन का था उनकी पार्टी से, क्योंकि इनकी मृत्यु होने के बाद साम्यवादी अलग हो गए थे। तो उस पार्टी का नाम क्या है बता सकते हैं, तो कुओमिंग तांग बताइएगा, कुओमिंग तांग पार्टी बता दीजिएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए चीन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ, तो 1928 ईस्वी में शुरू हो गया। तो चीन में गृह युद्ध अगर पूछेगा तो 1928 में शुरू हो गया, क्योंकि 27 से पार्टी अलग होने लगी तो गृह युद्ध होने लगा। 1925 ईस्वी में यूनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ये करने वाले तुंग जी हैं। कौन तुंग हैं, तो माओ त्से तुंग जी हैं। तो माओ त्से तुंग ने जो है, याद रखिएगा, आंदोलन का नेतृत्व किए थे, विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। कब, 1925 में। माओ त्से तुंग जो हैं का जन्म अगर पूछे कब हुआ, तो 1893 बता दीजिएगा। कहाँ हुआ ये पूछ रहा है, तो हुना में हुआ था। हुनान में कहिए, ऐसे नाम है हुनान में बता दीजिएगा, हुनान में हुआ था। अगर पूछेंगे, क्या पूछेगा, चांग काई-शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कहाँ संभाली, तो आप याद रखिएगा नानकिंग में संभाले थे। याद रखिएगा कौन संभाले थे, चांग काई शेक ने, जो कि केंद्र सरकार की सत्ता संभाले थे। आपसे पूछेगा चांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना कहाँ की, तो आप अच्छे से लिख दीजिएगा, फॉर्मोसा में की थी, फॉर्मोसा में संभाला था। तो चांग काई शेक ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किसको दमन करने के लिए किया, तो साम्यवादियों को हटाने के लिए ये गठन किया गया था, ब्लू शर्ट आतंकवादी। ठीक है, याद रखेंगे, चांग काई शेक ने किया था। सोचिए। अब देखिए किसके नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई, तो वही तुंग के समय में हुआ था। माओ त्से तुंग के समय में ही स्थापना हुआ था जनवादी गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 में। कहाँ, तो चीन में। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो माओ त्से तुंग थे।
मौत से तुंग थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो चाउ एन लाई थे, लाऊ या लाई थे। अब चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हुना थी। कहाँ थी? हुना। ठीक है। अगर पूछे कि खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई गई थी? तो चीन में खुले द्वार की नीति अपनाया गया था, तो चीन में अपनाया गया था। ठीक है। चीन के द्वारा खोलने का श्रेय किसे दिया गया था? तो वो बताइएगा ब्रिटेन को। तो चीन के द्वार अगर खोलने का श्रेय की बात करेगा किसे दिया जाता है? तो ब्रिटेन को दिया जाता है चीन के द्वार खोलने का। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? तो जॉन हे था। तो जॉन हे जो था क्या था? नीति का प्रतिपादक था। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1921 में हुआ था। तो 1921 में क्या हुआ था कि चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। देखिए, जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? तो बहुत अच्छे से इनका शब्द याद रखिएगा, मुत्सुहितो ने की थी। तो मुत्सुहितो ने क्या शुरू किया? आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की। कहाँ की? तो जापान में किया। कहाँ? जापान में की। किस वर्ष जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? तो 1872 ईस्वी में जो है सैनिक सेवा जो है अनिवार्य कर दी। कहाँ? तो जापान में। ठीक है, ये समझ लीजिए। अब जापान ने रूस को कब हराया? तो 1905 में हरा दिया था। तो देखिए, जापान ने रूस को हरा दिया था, तो 1905 में हरा दिया था। किस संधि के द्वारा जापान रूस युद्ध की समाप्ति हुई? तो बहुत अच्छे से कौन माउथ? तो पाटर्स माउथ के तहत जो है रूस और जापान का जो युद्ध है समाप्त हो गया था। तो पाटर्स माउथ संधि हुआ था। ठीक है, जापान और रूस के बीच। जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किस पर आक्रमण किया? तो याद रखिएगा, मानचूरिया पर आक्रमण किया था। मानचूरिया पर आक्रमण किए थे। ठीक है। आपसे पूछे कि जापान ने कब राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी? तो 20 मार्च 1933 को त्याग दिया था। कौन? जापान त्याग दिया था। देखिए, किसे पीत आतंक से संबोधित किया जाता है? तो जापान को किया जाता है पीत आतंक से। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किसके साथ दिया था? तो धुरी राष्ट्र के साथ दिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जापान किसके साथ था? तो धुरी राष्ट्र के साथ था। यही पूछता है। अब आपसे पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है कब जापान ने आत्मसमर्पण किया था? तो 10 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया था। क्योंकि 2 बार तो आपको नागासाकी और हिरोशिमा पर बम फेंका था। 6 को हिरोशिमा, 9 पे नागासाकी। जो कि इतना बम फेंकने के बाद, परमाणु बम गिरने के बाद कुछ हो सकता है? तो समर्पण तो करेगा, जापान हार जाएगा। तो याद रखिएगा, 10 सितंबर 1945 को समर्पण कर देगा। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो जर्मनी पर पोलैंड का आक्रमण होना। तो जर्मनी का जो है पोलैंड पर जैसे ही आक्रमण हुआ, समझिए वो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण शुरू हो गया था। लड़ाई शुरू हो गया था द्वितीय विश्व में। म्यूनिक पैक्ट कब संपन्न हुआ? तो 1938 में हुआ था। तो 1938 में क्या हुआ? म्यूनिक पैक्ट आया था, वो संपन्न हुआ था। देखिए, वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 ईस्वी में किसने की? तो जर्मनी ने कर दिया था। तो जर्मनी ने क्या किया कि वर्साई की एक संधि हुआ था, तो उसका उल्लंघन कर दिया था। 1935 में हुआ था, जो कि किसने किया? तो जर्मनी ने कर दिया था। स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हो गया? तो 1936 में स्पेन में भी गृह युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन है? तो स्पेन है। तो देखिए, जर्मनी और इटली मिलकर जो है क्या किया था? सबसे पहले आक्रमण कहिए, अटैक के लिए स्पेन को किया था। अब देखिए, जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण, सोवियत संघ मतलब रूस पर, तो जर्मनी द्वारा जो है सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना का क्या कहा गया? तो उस योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। तो ऑपरेशन बारबोसा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, वो आक्रमण जो जर्मनी द्वारा जो सोवियत संघ पर आक्रमण हुआ था उसको कहते हैं, उस योजना को हम ऑपरेशन बारबोसा कहते हैं। कब जर्मनी और रूस के आक्रमण समझौता पर हस्ताक्षर हुआ? तो 23 अगस्त 1939 में। तो 1939 में क्या हुआ था? ये हुआ था, जर्मनी और रूस के बीच आक्रमण का समझौता हुआ था और उस पर साइन हुआ था। तो 23 अगस्त को 1939 को। चलिए, जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन
का आरोप लगाकर कब उस पर आक्रमण कर दिया था? तो याद रखिएगा जून 1941 में आक्रमण कर दिया था। सोच रहे हैं, जर्मनी ने रूस पर समझौता जो हुआ था उसको बोल दिया कि रूस जो है उल्लंघन कर रहा है, और उसके बहाना लेकर आक्रमण कर दिया था। तो कब किया था? 1941 में कर दिया था। अब देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की ओर से इटली ने कब प्रवेश किया? तो जर्मनी की ओर से जब प्रवेश करना था तो 10 जून 1940 में प्रवेश कर दिया था। ठीक है, प्रवेश कर दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश कब हुआ? मतलब अमेरिका का प्रवेश करने का, तो अमेरिका कब भाग लिया? तो 8 सितंबर 1941 में ये भी भाग ले लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का जो है प्रवेश कहिए, अमेरिका कब भाग लिया? तो 8 सितंबर 1941 में आ गया था ये भी लड़ने। अब द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का जो है राष्ट्रपति कौन था? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, रूजवेल्ट था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था उस समय राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति कौन था? तो फ्रैंकलिन डी रूट था अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध के समय, और प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। ये पूछा हुआ इसलिए मैंने दोबारा दोहराया इसको। वर्साई की संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो आरोपित संधि के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि वर्साई की संधि होना एक अच्छा माना नहीं जाता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रूस को जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हो गया जो है किसके नाम से होता है? तो रूस को श्रेय जाता है जर्मनी का पराजय का। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? तो जापानी था, जो कि अमेरिका पटक दिया था, तो जापान का हालत तो खराब हो गया था ना। अब अमेरिका ने हिरोशिमा पर किस नाम से एटम बम गिराया? तो लिटिल बॉय के नाम से बम गिराया था। ठीक है, किस बम से? लिटिल बॉय के नाम से। अमेरिका ने नागासाकी पर किस नाम से एटम बम गिराया? तो उसका नाम फैट मैन था। और ये नागासाकी पे कब हुआ था? 9 अगस्त 1945 को हुआ था। और हिरोशिमा पे 8 अगस्त बोल रहा हूँ, 6 अगस्त, याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था, जिसे लिटिल बॉय के नाम से गिराया था हिरोशिमा पे, और नागासाकी पे बम का नाम फैटमैन के नाम से। तो ये हो गया आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि इस बुक से खत्म हो गया। अब एनसीईआरटी से जब पढ़ाऊंगा तो उसमें सिर्फ स्पेशली फ्रांस, रूस ऐसे बांट के पढ़ाऊंगा, जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है, तो करवा दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।